हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 4 राइटर्स कवर करने वाले हैं और रैपिड फायर ये आपकी जो क्लास होगी वो रैपिड फायर होगी, जिसमें हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। 130 क्वेश्चन है जो हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 4 राइटर्स यहाँ पे कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आप लोग भी आंसर साथों साथ करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर वॉज बॉर्न। सबसे पहले हम शेक्सपियर से स्टार्ट करेंगे। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। व्हाट वाज एवॉन? तो शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन। यहाँ पे ऑन नहीं है, जो अपॉन एवॉन माना जाता है, ऑन एवॉन नहीं, लेकिन एग्जाम में जब आया था तो अपॉन एवॉन माना जाता है। व्हाट इज एवॉन? एवॉन क्या है ये पूछा गया है कि शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था। ये एवॉन है क्या? हाई प्लेटो है कि हिल लॉक है या रिवर है या फिर हीथ है, ये क्या है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रिवर हो जाएगा। एवॉन क्या है? एवॉन एक रिवर का नाम है, जस्ट उसके नजदीक ये स्ट्रैटफोर्ड सटा हुआ है, इस वजह से स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? तो कितने शेक्सपियर ने कुल कितने प्ले लिखे हैं? देखिए इस वीडियो में ना हम क्वेश्चन जल्दी से क्वेश्चन और आंसर करेंगे क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं। 4 राइटर्स इसमें मैंने कवर किए हैं, ठीक है, जो कि रैपिड फायर रहेंगे। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? तो शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं ये बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे 37, 38, 39 या 36। तो यहाँ पे जो हम जाएंगे 37 पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? तो शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? 153, 154, 155, 156। कितनी सोनेट्स उन्होंने लिखी हैं? तो 154, ठीक है, 154 उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस? शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस क्या है? एक कॉमेडी है या फिर आपका ट्रेजेडी है, नैरेटिव पोएम है या रोमांस है? क्या है शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोएम है, और इसके साथ एक और पोएम है द रेप ऑफ लुक्रीस, वो दोनों को नैरेटिव पोएम कहा जाता है। ये आपका कब आया था? 1593 में आया था, और वो आपका 1594 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम डिड शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस? तो शेक्सपियर ने अपना फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस किसे डेडिकेट किया है? क्वीन एलिजाबेथ, जेम्स फर्स्ट, अर्ल ऑफ सदरहैम्पटन या बेन जॉनसन? किसे उन्होंने किया है, ठीक है, तो किसे उन्होंने मतलब डेडिकेट किसे समर्पित किया है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अर्ल ऑफ सदरहैम्पटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पैम्फलेट अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट बॉट अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस अगेंस्ट शेक्सपियर? तो ये किसने लिखा है? ये एक पैम्फलेट है, अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। ये एक पैम्फलेट है, ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है और शेक्सपियर के अगेंस्ट किसने लिखा है? रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस किड है, जॉर्ज पीले हैं, जॉन लिली है, कौन है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रॉबर्ट ग्रीन हो जाएगा। इसमें इन्होंने अपस्टार्ट क्रो कहा था ना शेक्सपियर को, तो शेक्सपियर के अगेंस्ट इन्होंने लिखा था 1594 में, आई थिंक ये सॉरी 1592, सॉरी, ये जो इनका पैम्फलेट आया था वो आपका 1592 में आया था। याद रखना है, ये एक पैम्फलेट है जिसके जरिए इसमें इन्होंने शेक्सपियर की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स? तो किसने शेक्सपियर को कहा है एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड आवर फीदर्स? जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि एक अपस्टार्ट कौवा है जो हमारे पंखों से ही हुआ है, हमारे पंखों से ही उड़ान भर रहा है, ऐसा किसने कहा है? जॉन लिली, जॉर्ज पिले, थॉमस किड या रॉबर्ट ग्रीन? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मतलब थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं इस वजह से। तो ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर शेक्सपियर को किसने कहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ग्रीन। ये क्वेश्चन जो है, जो मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, आपके प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कहूंगी कि नहीं आए, कुछ क्वेश्चन आए भी हैं, कुछ क्वेश्चन आपकी तैयारी में भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना भी है यहाँ से, ठीक है। तो हमें हर, चाहे वो आपका टफ हो, चाहे इजी हो, मॉडरेट हो, हर क्वेश्चन यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसने शेक्सपियर को ये कहा है, किसने शेक्सपियर को मतलब शेक्सपियर का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कि वो छोटी मतलब वो क्या इस लैटिन में कैसे थे, उनको कम नॉलेज था और ग्रीक तो उनको आती ही नहीं थी। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहते हुए किसने मजाक उड़ाया है, क्रिस्टोफर मार्लो ने कि बेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने या सिडने ने, किसने कहा है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेन जॉनसन हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने तारीफ भी की है और इन्होंने थोड़ा बहुत मजाक भी किया है इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। किसने कहा कि शेक्सपियर के पास सिर्फ हीरोइंस हैं, कोई हीरो नहीं है, ऐसा किसने कहा है कि शेक्सपियर पर केवल नायिकाएं हैं, नायक नहीं है? मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, रस्किन या टी.एस. एलियट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन रस्किन। मैं जब तक 4 ऑप्शन पढ़ूंगी तब तक आप आंसर अपना कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन विच ऑफ शेक्सपियर प्ले। तो ड्राइडन का जो प्ले है ऑल फॉर लव, ये हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है और ये जो प्ले है ये बेस्ड है शेक्सपियर के किस प्ले पे बेस्ड है? रोमियो एंड जूलियट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किस पे बेस्ड है? तो ये जो इनका ऑल फॉर लव है ये बेस्ड किस पे है? शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे बेस्ड है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who gave Shakespeare King Lear a happy ending? एक मिनट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, किसने शेक्सपियर के किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दिया था? थॉमस, किसने दिया था? थॉमस आपके ओटे, नेथानियल ली, नाहम टेट या जॉर्ज फॉकनर। फॉकनर इस तरह लिखा गया है, ये जॉर्ज फॉकनर ही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉरक्वायर है, ये फॉरक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने किंग लियर को हैप्पी एंडिंग दिया? शेक्सपियर की जो किंग लियर है उसने किसने हैप्पी एंडिंग दिया है? तो थॉमस ओटवे है, नेथानियल ली है या नाहम टेट है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नाहम टेट हो जाएगा। किंग लियर में क्या होता है, जो कॉर्डेलिया होती है, किंग लियर एक्चुअल प्ले अगर शेक्सपियर का देखा जाए तो कॉर्डेलिया जो होती है वो डेथ हो जाती है कॉर्डेलिया की, लेकिन नाहम टेट ने क्या किया है, उन्होंने कॉर्डेलिया को मतलब किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग देके कॉर्डेलिया की शादी एडगर से कराई है, ऐसा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज व्हाट्स इन नेम, नाम में क्या रखा है? ये जो फ्रेज है ये कहाँ पे आता है? नाम में क्या रखा है? ओथेलो, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर। तो ये जो आपका प्ले है, सॉरी ये जो फ्रेज है ये आता कहाँ है, किस में आता है? तो रोमियो एंड जूलियट में आता है। रोमियो एंड जूलियट में स्पोकन बाय जूलियट, जूलियट ही कहती है नाम में क्या रखा है। अगर हम गुलाब को किसी और नाम से पुकारेंगे या कहेंगे तो क्या गुलाब अपनी खुशबू देना बंद कर देगा? गुलाब तो गुलाब ही है भाई, उसको किसी भी नाम से बोला वो खुशबू देगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर। ये जो नॉवेल है, नॉवेल की जो टाइटल है द साउंड एंड फ्यूरी, ये शेक्सपियर हमें याद दिलाता है, शेक्सपियर की किस प्ले की याद दिलाता है? ठीक है, याद बताना है कि ये जो साउंड एंड फ्यूरी है ये शेक्सपियर के किस प्ले से संबंधित है, जो हमें रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है? ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर या मैकबेथ। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मैकबेथ हो जाएगा। मैकबेथ का एक स्पीच है, उसी से ये लाइनें ली गई हैं। तो जब भी हम ये टाइटल पढ़ेंगे तो हमें शेक्सपियर का कौन सा प्ले याद आएगा? मैकबेथ, ठीक है। ये जो स्पीच है ना, लाइफ इज अ टोल्ड बाय इडियट, ऐसे करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्यूरिटन्स। तो शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में प्यूरिटन्स पे अटैक किया है, हमला किया है? अपने किस प्ले में उन्होंने प्यूरिटन पर हमला किया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट या मच अडू अबाउट नथिंग। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ट्वेल्थ नाइट हो जाएगा। ट्वेल्थ नाइट ये प्ले है जिसके जरिए उन्होंने प्यूरिटन्स पे अटैक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल अबाउट हुम आर दीज लाइन्स। ये जो लाइनें हैं आपकी कि उम्र ना तो उसे मुरझा सकती है, ना ही रिवाज उसे बासी, ना ही मतलब कोई कस्टम उसे स्टेल कर सकता है, बासी कर सकता है। ये किसने बोला है ये लाइनें? डेस्डिमोना, कॉर्डेलिया, क्लियोपेट्रा या मिरांडा। अबाउट हुम आर दीज लाइन्स स्पोकन, किसके बारे में लाइनें कही गई हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये इनोबार्बस कहता है, स्पोकन बाय इनोबार्बस अबाउट क्लियोपेट्रा।
क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है, क्योंकि क्लियोपेट्रा बहुत ही खूबसूरत होती है तो उसकी खूबसूरती पे कहा जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इमोजन इज द हीरोइन ऑफ, तो इमोजन जो है वो किस प्ले की हीरोइन है? इमोजन जो है वो किस प्ले की हीरोइन है बताना है। सिम्बलिन, पेरिकल्स, विंटर्स टेल, ट्वेल्थ नाइट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सिम्बलिन की ये हीरोइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ऑल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ऑल्डस हक्सले है उन्होंने अपने नॉवेल्स ब्रेव न्यू वर्ल्ड का जो टाइटल है वो शेक्सपियर के किस वर्क से उन्होंने लिया है? शेक्सपियर के किस वर्क से लिया है? टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल, मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टेम्पेस्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मिरांडा की एक स्पीच होती है उसमें ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड आता है और वहां से ऑल्डस हक्सले ने ये लिया है टाइटल, अपने नॉवल की टाइटल उन्होंने बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसिडर्ड। ये किसने लिखा है? ये जो क्रिटिकल वर्क है इसके ऑथर कौन है? ई.एम. फॉस्टर, सैमुअल बटलर, W.H. ऑर्डन, ई.एम. फॉस्टर दो बार हो गया है। खैर बताना है यहाँ पे शेक्सपियर सोनेट रिकंसिडर्ड, ये जो वर्क है, ये जो क्रिटिकल वर्क है, ये किसका है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैमुअल बटलर का है। ठीक है, जो यहाँ पे शेक्सपियर सोनेट रिकंसिडर्ड ये जो क्रिटिकल वर्क है ये किसका है? सैमुअल बटलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये किसने लिखा है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है बताना है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है? सैमुअल रॉजर्स है, थॉमस ला पिकॉक है, चार्ल्स लैम है, जॉन क्लेयर है। तो किसने लिखा है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा। उनकी सिस्टर भी शामिल रहती हैं लेकिन चार्ल्स लैम्ब आता है आपके ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर ये किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, हैजलिट या फिर कॉलरिज। ये किसने लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज। ये किसने लिखा है? कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज ये एक क्रिटिकल बुक है, ये लिखा किसने है? एडिसन, कॉलरिज, हैजलिट या फिर अर्नोल्ड। तो कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज ये किसने लिखा है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियम हैजलिट ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इन विच प्ले डज दिस लाइन अपीयर। ये जो लाइनें हैं ये लाइनें शेक्सपियर के किस प्ले में आती है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट। ये किसमें आती है लाइनें कि स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी? ठीक है, तो ये किसमें लाइनें आती हैं? तो आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एज यू लाइक इट में लाइनें आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर। ये किस प्ले की लाइनें हैं? फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तुम्हारा ही नाम औरत है। ये किस प्ले की लाइन है? ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर या मैकबेथ। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हैमलेट की लाइन है, और कहता कौन है? ये हैमलेट की सोलिलोकी है, हैमलेट ही कहता है, स्पोकन बाय हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। मतलब ना ही उधार दो ना ही उधार लो, ये उधार लेने और देने के चक्कर में हमारा क्या जाता है? पैसा तो भले नहीं मिलता लेकिन जो हमारी दोस्ती है वो जरूर खराब हो जाती है। तो हु स्पीक्स दीज लाइन्स, ये लाइनें कौन कहता है? हैमलेट, पोलोनियस, होरेशियो, लियर्टिस। ये लाइनें कौन कहता है? तो ये लाइनें बता दे रही हूँ, ये लाइनें हैमलेट में ही है, ये लाइनें आपकी हैमलेट में है, स्पोकन बाय पोलोनियस, याद रखना है। ये लाइनें कौन कहता है? स्पोकन बाय पोलोनियस। और किससे कहता है? अपने बेटे लियर्टिस को वो समझा रहा होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, देयर इज अ डिविनिटी द शेप्स आवर एंड्स रफ hew them how we will, from which play are these lines quoted। ये किस प्ले की लाइनें हैं बताना है। ये किस प्ले की लाइनें हैं कि हमारे अंत को आकार देने के लिए एक दिव्यता ही, भले ही हम उन्हें कैसे भी आकार दें। ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती है? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर या फिर मैकबेथ, कहाँ पे ये लाइनें आती हैं? सो अगेन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हैमलेट की ही लाइनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, नेम द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द फोर्थ एक्ट बट द प्ले कंटिन्यू टू द फिफ्थ एक्ट। तो बताना है कि कौन सा वो प्ले है
कौन सा वो प्ले है जिसमें जो हीरो है वो 4 एक्ट में ही उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो प्ले होता है वो 5th एक्ट तक जाता है, लेकिन हीरो की जो डेथ होती है वो 4th एक्ट में ही हो जाती है, लेकिन प्ले फिर भी 5th एक्ट तक जाता है। कौन सा ऐसा प्ले है? किंग जॉन, रिचर्ड द सेकेंड, कोरियोलेनस या फिर एंटनी एंड क्लोपेट्रा। तो कौन सा वो प्ले है जिसका हीरो ही 4th एक्ट में डेथ हो जाती है? तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा। एंटनी की डेथ हो जाती है 4th एक्ट में ही और प्ले फिर भी कंटिन्यू रहता है 5th एक्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द प्ले इन विच द हीरो एंड हीरोइन डाइड टुगेदर। उस प्ले का नाम बताना है जिसमें हीरो और हीरोइन एक साथ मर जाते हैं। उस प्ले का नाम बताना है जिसमें हीरो और हीरोइन एक साथ मर जाते हैं। एंटनी, क्लोपेट्रा, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रोमियो एंड जूलियट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले। इसमें बताना है कि कौन सा प्ले रोमन प्ले नहीं है। ऑप्शन में जो आपके है कि कौन सा प्ले जो है वो रोमन प्ले नहीं है। एंटनी, क्लोपेट्रा, कोरियोलेनस, टाइटस एंडोनिकस, टिमोन ऑफ एथेंस। तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा ये है रोमन प्ले, कोरियोलेनस भी है, टाइटस एंडोनिकस भी है, टिमोन ऑफ एथेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टिमोन ऑफ एथेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, फ्रॉम विच प्ले आर दीज लाइन कोटेड। ये किस प्ले की लाइन है बताना है। ये किस प्ले की लाइन है कि जो कावर्ड्स है यानी कि जो कायर है वो अपनी मौत से कई बार मरते हैं। जो कायर है वो अपनी मौत से कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर है वो केवल एक बार मरते हैं। ऐसा किस प्ले की लाइन है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1, ओथेलो, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जूलियस सीजर की लाइन है और स्पोकन बाय जूलियस सीजर, टाइटल कैरेक्टर ही बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। देखिए यहाँ से लाइनें ली गई थी, विलियम फॉकनर ने वो लाइनें ली थी, अपने नॉवल की टाइटल उन्होंने बनाया था साउंड एंड फ्यूरी। ठीक है, तो यहां से लिया था। ये मैकबेथ की स्पीच है, मैकबेथ में मैकबेथ की ही स्पीच है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, फ्रॉम विच प्ले आर दीज लाइन्स कोटेड। तो मैंने बता ही दिया है, ये मैकबेथ प्ले की लाइन है और स्पोकन बाय मैकबेथ, टाइटल कैरेक्टर मैकबेथ ही बोलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, हुज स्पीच इज दिस। ये किसकी स्पीच है? कॉर्डेलिया की, पोर्शिया की, मिरांडा की या डेस्टिमोना की। तो ये सबसे पहले बता दो, ये जो लाइनें हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइनें हैं और ये स्पीच कौन बोलती है? तो उसकी हीरोइन ही बोलती है, पोर्शिया की ही स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द लोनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। ये लाइनें कौन कहता है? हु स्पीक दीज लाइन्स। ये लाइनें कौन कहता है? फिलोस्ट्रेट या हिप्पोलिटा, थीसियस या बॉटम। तो ये मिडसमर नाइट ड्रीम की ही लाइनें हैं, बट कहता कौन है? स्पोकन बाय कहता कौन है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा थीसियस कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस सेप्टर्ड आइल, हु एक्सप्रेसेस दिस सेंटिमेंट्स इन रिचर्ड सेकेंड। तो रिचर्ड सेकेंड में कौन है जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है? ये लाइनें बोल के बताना है। ये शाही सिंहासन जो है वो राजाओं का है। ठीक है, तो ये लाइनें कह के कौन मतलब अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है रिचर्ड सेकेंड में? रिचर्ड सेकेंड की जॉन ऑफ गॉन्ड, बोलिंगब्रोक या क्वीन ऑफ रिचर्ड सेकेंड। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जॉन ऑफ गॉन्ड कहता है, स्पोकन बाय जॉन ऑफ गॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट में फेरीज का मैसेंजर कौन है? बताना है कि टेम्पेस्ट में फेरीज का जो मैसेंजर वो कौन है? कैलिबन है, जूनो है या फिर आपका एरियल है या फिर आपका एरिस है। ओके, यस, कैलिबन है, कौन है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेप ऑफ लुक्रीज। रेप ऑफ लुक्रीज क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि शेक्सपियर के 2 नैरेटिव पोयम है, एक वीनस एंड एडोनिस, एक द रेप ऑफ लुक्रीज है। ये दोनों ही नैरेटिव पोयम है। वीनस एंड एडोनिस 1593 में आया था और द रेप ऑफ लुक्रीज कब आया था? 1594 में आया था। तो ये क्या है? एक नैरेटिव पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इन विच प्ले डज हरमियोन अपीयर एज द हीरोइन? तो किस प्ले की हीरोइन है हरमियोन? टिमोन ऑफ एथेंस, पेरिकल, सिम्बलिन या विंटर्स टेल? तो हरमियोन किस प्ले की हीरोइन है? तो हीरोइन तो मैंने करा रखे है ना कि सारे प्ले की हीरोइन कौन है, विंटर्स टेल की ये हीरोइन है हरमियोन। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, हु स्पीक्स दीज लाइन्स? ये जो लाइनें हैं आपकी कहाँ पे आती हैं? वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? सॉरी, ये लाइनें कहता कौन है? ब्रूटस, पोलिनियस, हैमलेट या प्रोस्पेरो? तो बता दे रही हूँ ये लाइनें आपकी टेम्पेस्ट में आती हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, ये लाइनें आपकी प्रोस्पेरो कहता है, ये बहुत फेमस लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। We praises Shakespeare in these words. Sorry, who praises Shakespeare in these words? तो शेक्सपियर को इन शब्दों में कहकर कौन तारीफ करता है? He was not of an age, वो एक समय के नहीं हैं, but for all time, वो हर समय के हैं। Nature herself was proud of his design. तो ऐसा किसने कहा है? शेक्सपियर की मतलब किसने शेक्सपियर की सराहना करते हुए कहा कि वो किसी एक युग के नहीं है बल्कि सभी युग के हैं, और जो नेचर है, नेचर स्वयं उनके डिजाइनों पर गर्व करती है। जो नेचर है वो खुद ही उनके डिजाइन पर गर्व करती है, ऐसा किसने कहा है? बेन जॉनसन, स्पेंसर, ड्राइडन या डॉक्टर जॉनसन? किसने कहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बेन जॉनसन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul, whose pronouncement is this? तो ये किसने कहा है? He was the man, ऐसा किसने कहा है कि वह आदमी था जिसने सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आत्मा है। ये किसकी टिप्पणी है? बेन जॉनसन की, ड्राइडन की, कॉलरिज की, रॉबर्ट ब्राउनिंग की? तो किसकी टिप्पणी है ये? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ड्राइडन का होगा। ओके, यस, ड्राइडन का हो जाएगा। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट एंड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये जॉन ड्राइडन की स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव एट डन, इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट someday, but this Shakespeare does not go. He lasts forever with us. We cannot give up our Shakespeare who hold this view. ये किसके विचार हैं? ये किसके विचार है? 40 पे हम लोग आ गए हैं। ये किसके विचार है कि शेक्सपियर का सबसे बड़ा काम है जो हमने अब तक किया है? ठीक है, शेक्सपियर का सबसे बड़ा काम जो हमने अब तक किया है, इंडियन एम्पायर, इंडियन यानी कि जो भारतीय साम्राज्य है वो एक दिन जाएगा, लेकिन ये शेक्सपियर हमेशा हमारे साथ। भारतीय जो साम्राज्य है वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो शेक्सपियर है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है? हम अपने शेक्सपियर को क्या कह रहे हैं? वी लास्ट फॉर एवर विद अस, वी कैन नॉट गिव अप अवर शेक्सपियर, मतलब हम अपने शेक्सपियर को छोड़ेंगे नहीं, हम अपने शेक्सपियर के साथ ही रहेंगे। ऐसा किसने कहा है? हम अपने शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते। ये विचार किसका है? मैकाले, कार्लाइल, डी क्विंसी या लैम्ब? सो राइट आंसर यहाँ पे कार्लाइल का है। इतने अच्छे कमेंट तो कार्लाइल ही करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपका शेक्सपियर का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम दूसरे राइटर को देखेंगे। 40 क्वेश्चन मैंने इसमें शेक्सपियर के रखे थे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु हेडेड द प्यूरिटन गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद किसने प्यूरिटन सरकार का नेतृत्व किया? जब चार्ल्स फर्स्ट हट गया था, उसके एग्जीक्यूशन के बाद प्यूरिटन गवर्नमेंट को किसने संभाला? चार्ल्स सेकंड, क्रॉमवेल, जेम्स फर्स्ट या जेम्स सेकंड? तो भाई चार्ल्स फर्स्ट के बाद तो कौन आया था? क्रॉमवेल ही आया था। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्रॉमवेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What post was held by Milton in the Puritan government? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्यूरिटन सरकार में मिल्टन का पद क्या था? प्यूरिटन सरकार में मिल्टन को कौन सा पोस्ट दिया गया था? एडवाइजर टू क्रॉमवेल की फॉरेन सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी की लैटिन सेक्रेटरी? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इनको लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था क्रॉमवेल की सरकार में, प्यूरिटन गवर्नमेंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन एगोनिस्ट क्या है? सैमसन एगोनिस्ट क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, एन एपिक रिटन बाय मिल्टन, कि अ पोएटिक प्ले रिटन बाय मिल्टन, कि एन एल्जी रिटन ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, कि अ नैरेटिव पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ क्रॉमवेल। तो ये सैमसन एगोनिस्ट क्या है? एक पोएटिक प्ले है रिटन बाय मिल्टन। ठीक है, एक पोएटिक प्ले है जिसे परफॉर्म्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ पढ़ा जाता है, ऐसा प्ले है सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिल्टन रोट एरियोपैजिटिका। मिल्टन ने एरियोपैजिटिका लिखी, किस लिए लिखी ये बताना है। टू डिफेंड द कॉज ऑफ रेजिसाइड, कि रेजिसाइड के जो रेजिसाइड है उसकी कॉज को डिफेंड करने के लिए, कि कंडेम द डेट्स ऑफ रेजिसाइड, टू डिफेंड द पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, टू डिफेंड द पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, लिबर्टी ऑफ प्रेस भी आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? तो पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 6, 8, 10 या 12? ऐसे पूछा जाएगा कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स, तो आप 12 बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट एडिशन में 10 बुक्स थे, सेकेंड एडिशन में आगे 2 बुक्स और बना दिया गया था, तो उसमें 12 बुक्स आ गया था। बुक 7 एंड बुक 10 को स्प्लिट करके बुक 12 बनाया गया था। 1674 में सेकेंड एडिशन आया था। तो यहाँ पे टोटल पूछा गया है, 12 पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में एडम और ईव पहली बार मिलते हैं? बुक फर्स्ट, बुक सेकेंड, बुक थर्ड या बुक 4? किस में मिलते हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बुक 4 हो जाएगा। बुक 4 में एडम और ईव ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसन एगोनिस्ट वॉज बीट्रेड बाय अ वुमेन whom he loved, what was her name? तो सैमसन एगोनिस्ट को धोखा मिला था, एक औरत के द्वारा धोखा मिला था जिससे वो प्यार करता था। वो उसका नाम क्या है बताना है। वाइफ बोल दो या गर्लफ्रेंड बोल दो, क्या थी? हेलन थी कि डेलीला की प्रॉस्पेराइन या डायना थी? तो कौन थी? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेलीला। डेलीला ही इसको धोखा दे देती है, इसकी वाइफ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ? मिल्टन किस एज में ब्लाइंड हो गए थे? 38, 43, 33 या 44? किस एज में वो ब्लाइंड हुए थे? तो मिल्टन 44 ईयर्स ओल्ड थे उस समय, वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में। 1652 में वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, और उसी समय इनकी आंखें भी चली जाती हैं। इनकी पत्नी की पहली जो पत्नी रहती है मैरी पोवल, इनकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सेज ऑफ मिल्टन दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट? तो मिल्टन के बारे में ऐसा कौन कहता है कि जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी जो सोल है, वो एक स्टार की तरह हो गई है जो बहुत दूर चली गई है, दूर रहती है? तो ऐसा किसने कहा? वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉक्टर जॉनसन, कॉलरिज। ऐसा कहा किसने है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है टू मिल्टन या लंदन 1802। इसमें ये मिल्टन के लिए ही इन्होंने लिखा था, इसमें मिल्टन को इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, हु रिमेंबर्स मिल्टन इन सोनेट सो पैसिनेटली? तो मिल्टन, तुम्हें इस समय यहाँ रहना चाहिए था, तो मिल्टन को कौन इतने पैसिनेटली याद कर रहा है? वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, शैली या किट्स? तो उसी पोएम की लाइन है मिल्टन की लंदन 1802 की, ये वही लाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ की ही ये सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिन्होंने मिल्टन के ऊपर लिखा था, उसमें उन्होंने मिल्टन को याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसिडस अ पेस्टोरल एलजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड? तो लिसिडस क्या है? एक पेस्टोरल एलजी है जिसको मिल्टन ने लिखा था अपने किस दोस्त के डेथ पर लिखा था? आर्थर हल्लम, एडवर्ड किंग, जेरेमी टेलर या जॉन डन? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एडवर्ड किंग हो जाएगा। एडवर्ड किंग की डेथ पे इन्होंने ये लिसिडस लिखा था, जो कि एक पेस्टोरल एलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मिल्टन्स कॉमस। मिल्टन की जो कॉमस है वो क्या है? पेस्टोरल है कि एलजी है या फिर मास्क है या फिर बर्लेस्क है, क्या है? तो कॉमस जो है एक मास्क है। मिल्टन का ये वर्क है जो 1634 में आया था, ये एक मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला जो क्वेश्चन है, लिसिडस द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक रेफर्स टू?
तो लिसिडस में गैलीलियन झील का एक नाविक है, किसे संदर्भित किया जाता है? द पायलट ऑफ गैलीलियन लेक। लिसिडस में एक लाइन है, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक, ये किसे रेफर किया जा रहा है? क्राइस्ट को, कि पोंटियस पायलट को, या फिर सेंट पीटर को, या जॉन द बैप्टिस्ट को? किसे कहा गया है? पेंटियस पिलाट को या फिर क्राइस्ट को? किसे ये द पायलट ऑफ गैलीलियन लेक किसे रेफर कहा मतलब किया गया है? मिल्टन ने रेफर किया है लिसिडस में। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सेंट पीटर को। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिन विद एन इनोकेशन टू लाइट? तो लाइट से हमें याद रखना है कि पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक प्रकाश के लिए एक प्रार्थना की जाती है, लाइट के लिए, लाइट को इन्वोक किया जाता है। पैराडाइज लॉस्ट में कौन सी बुक है जिसमें मिल्टन लाइट को इन्वोक करते हैं? बुक सेकंड, बुक थर्ड, बुक 4 या बुक 5? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक थर्ड में। बुक थर्ड याद रखिएगा लाइट के लिए, अब बुक 4 याद रखिएगा जहां पे एडम और ईव एक साथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What though the field be lost, all is not lost, the unconquerable will in paradise lost, who encourages his followers in these words? तो कौन है जो अपने साथियों को ये शब्द देकर एनकरेज कर रहा है? What though, क्या हुआ अगर मैदान खो गया है, मतलब क्या हो गया अगर हमने सब कुछ खो दिया है? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये शैटन कह रहा है, शैटन, बेल्जेबुल, मोलेच, या फिर आपका सैटन कह रहा है। ठीक है, सैटन आपके पैराडाइज लॉस्ट में है, जो कहता है जब हार जाता है तो अपने फॉलोअर से कहता है क्या हुआ जो हम हार गए, सब कुछ तो नहीं खोया है, हमारी जो अजय इच्छा ये हमें वहां तक पहुंचाएगी। ये अपने फॉलोअर्स को ऐसा कहे कि अपने फॉलोअर्स को ये इंकरेज कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। कौन कह रहा है? सैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटन अमंग हिज फॉलोअर्स? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सैटन के बाद किसे नेक्स्ट इन कमांड माना गया है? मोलोज, आपका केमिस है, बेल्जेबब है, बेलियल है, कौन है? केमोस है, बेल्जेबब है, बेलियल है, कौन है? सो राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, बेल्जेबब को ही नेक्स्ट इन कमांड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ माइंड नॉट बी चेंज बाई प्लेस आर टाइम, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, हुज वर्ड्स आर दीज? ये किसका वर्ड्स है कि एक जो माइंड है, एक मन है जो स्थान या समय से नहीं बदला जा सकता। मन अपने आप में ही एक स्थान है। अगर मान ले तो नर्क को स्वर्ग भी मान सकता है, अस्वर्ग को नर्क भी मान सकता है, हमारा जो मन है। तो ऐसा किसने कहा है? गॉड्स ने, शैटन ने। किसके वर्ड्स हैं ये? गॉड के, शैटन के, एडम के या ईव के? किसके वर्ड्स हैं? तो हम सभी जानते हैं ये सैटन के वर्ड्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है और सैटन के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हिज कॉलेज डेज मिल्टन वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, व्हाई? तो अपने कॉलेज के दिनों में मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था। क्यों ऐसा कहा जाता था उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से? ही वॉज एक्सट्रीमली साई, बहुत शर्मीले थे इस वजह से। ही वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थे इसलिए कि ही वॉज एक्सट्रीमली मॉडेस्ट, या फिर ही वॉज मोस्ट फैशनेबली ड्रेस्ड। तो ऐसा क्यों कहा जाता था? तो यहाँ पे हम बी पे जाएंगे। ही वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लड़कियों की तरह दिखते थे, उनके घुंघरालू बाल थे, ओवल फेस था, तो कहीं ना कहीं लड़कियों की तरह वो खूबसूरत दिखते थे। तो यहाँ पे हम बी पे जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बी पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट डिड मिल्टन राइट इन ऑल? शेक्सपियर ने मिल्टन ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? 16, 19, 24 या फिर 17? कितने सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं मिल्टन ने? तो टोटल की अगर बात की जाए, टोटल सोनेट की, तो 24 उन्होंने लिखा है, जिसमें 18 सोनेट उनकी इंग्लिश है। इंग्लिश में उन्होंने 18 सोनेट इंग्लिश में लिखा है, और 6 सोनेट जो उनकी है वो इटालियन है। ठीक है, इटालियन है। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्केड्स? आर्केड्स क्या है? नैरेटिव पोयम है, मास्क है, पेस्टोरल पोयम है, या फिर पैनेजेरिक है? आर्केड्स क्या है? तो आर्केड्स एक मास्क है। आर्केड्स भी क्या है? एक मास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिल्टन रोट 4 ट्रैक ऑन डाइवोर्स। मिल्टन ने 4 ट्रैक लिखा है डाइवोर्स पर, मतलब तलाक पर उन्होंने 4 ट्रैक्ट लिखे हैं। व्हाई डिड ही राइट सो मेनी ट्रैक्ट ऑन डाइवोर्स?
उन्होंने इतने सारे ट्रैक डाइवोर्स पर क्यों लिखे हैं? बिकॉज डाइवोर्स वॉज अ सोशल प्रॉब्लम इन हिज टाइम, कि उनके समय में डाइवोर्स एक सोशल प्रॉब्लम थी, इस वजह से उन्होंने लिखा। बिकॉज हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पोवल लेफ्ट हिम विद इन अ फ्यू वीक्स आफ्टर मैरिज, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पोवल, वो शादी के कुछ ही हफ्ते बाद उनको छोड़ के चली गई इस वजह से। बिकॉज ही वॉन्टेड टू डाइवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ, क्योंकि वो अपने पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते थे। बिकॉज ही वांटेड दैट डाइवोर्स शुड नॉट बी वेरी इजी, क्योंकि वो चाहते थे कि डाइवोर्स इजी नहीं है। तो क्यों आखिर चाहते थे? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज उनकी जो पहली पत्नी थी मैरी पोवल, वो उनको छोड़ के चली गई थी शादी के कुछ ही हफ्तों बाद। तो क्योंकि भाई दोनों में एज डिफरेंस था, वो कहाँ 17 की थी, ये कहाँ 34 के थे, तो इस वजह से भी इनकी शादी नहीं चली थी फर्स्ट वाइफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ओ लॉस ऑफ साइट of the I most complain blind among enemies, or worse than chains, dungeon or beggary are descript is, from which work are these lines quoted? ये किस वर्क की लाइनें हैं बताना है, ये किस वर्क की लाइनें हैं ये बताना है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 3 की लाइन है, या फिर आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है, या फिर कॉमर्स की लाइन है। ओ लॉस ऑफ साइट, साइट की बात हो रही है। अगर आपको नहीं भी पता है ये आंसर तो भी आप एक कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। साइट की बात हो रही है, यानी कि आंखों की रोशनी की बात हो रही है, आंखों की रोशनी चली जाने की बात हो रही है। तो मिल्टन के किस वर्क में जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है? सैमसन एगोनिस्ट की। तो ये राइट आंसर आपका सैमसन एगोनिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जस्ट आर द वेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल, फ्रॉम विच वर्क आर दीज लाइन कोटेड? किस वर्क की ये लाइनें हैं? इस वर्क के तरीके जो होते हैं वो न्याय संगत होते हैं, जस्ट होते हैं। एंड जस्टिफिएबल टू मैन अनलेस देयर बी हु थिंक नॉट गॉड एट ऑल, तो ये बताना है किस प्ले की लाइन है? पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की, कि सैमसन एगोनिस्ट की, कॉमर्स की, या फिर ओड ऑन क्राइस्ट नेटिविटी की? किसकी ये लाइनें हैं? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अगेन आपका सैमसन एगोनिस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने उसमें भी ऐसी बातें की हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका सैमसन एगोनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब जो ईश्वर के तरीके हैं वो कैसे होते हैं? जस्ट मतलब न्याय संगत होते हैं। एंड जस्टिफिएबल टू मैन अनलेस, और मनुष्यों के लिए कैसे होते हैं? न्याय संगत होते हैं, जब तक कोई ऐसा ना हो जो ईश्वर को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the meaning of एल एलिग्रो? एल एलिग्रो का मतलब क्या है? स्कॉलरी मैन, चीयरफुल मैन, हीरोइक मैन, मेलनकली मैन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा चीयरफुल मैन। एल एलिग्रो का मतलब इसकी कंपेनियन पोएम इल पिंसेरोसो है। आगे क्वेश्चन मिलने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। What is the meaning of इल पिंसेरोसो? तो इल पिंसेरोसो का मतलब क्या होता है? मेलनकली मैन, चीयरफुल मैन, केयर फ्री मैन, या टिमिड मैन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा मेलनकली मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूटी इज नेचर्स क्वाइन, मस्ट नॉट बी होर्डेड बट मस्ट बी करंट, एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट इन म्यूचुअल एंड पार्टेकन ब्लिस, फ्रॉम विच वर्क आर दीज लाइन्स कोटेड? तो ये किस प्ले की लाइन है? कॉमर्स, आर्केड्स, पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 की लाइन है, कि सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है? ये किसकी लाइन है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कॉमर्स का हो जाएगा। ब्यूटी की बात हो रही है, ब्यूटी इज द नेचर्स क्वाइन, मस्ट नॉट बी होर्डेड। तो ये किसकी लाइन है आपकी? याद रखना है ये किसकी लाइनें हैं? तो कॉमर्स की लाइनें हैं। ओके, याद रखना है। मतलब जो ब्यूटी है वो प्रकृति का एक सिक्का है, इसे होर्डेड नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे कैसा करना चाहिए? प्रचलित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मिल्टन सेज, मिल्टन कहते हैं अ गुड ऑलमोस्ट किल अ मैन एज अ किल गुड बुक। मतलब मिल्टन कहते हैं कि एक आदमी को मारना उतना ही बुरा है जितना एक अच्छे पुस्तक को मारना। हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजनेबल क्रिएचर। जो एक आदमी को मारता है वो एक विवेकशील प्राणी होता है। गॉड्स इमेज बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ। भगवान की छवि को मारता है जो एक अच्छे पुस्तक को नष्ट करता है। फ्रॉम वेयर आर दीज लाइन्स कोटेड? ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? ठीक है, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? मिल्टन कहते हैं कि एक आदमी को मारना उतना ही बुरा है जितना एक अच्छे पुस्तक को मारना है। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? एरियोपैजिटिका बुक की बात हुई है, एरियोपैजिटिका, ट्रैक्टेट ऑन एजुकेशन, अपोलोजाई फॉर स्मिक्टिमनेस, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं?
सो राइट आंसर यहाँ पे एरियोपेजिटिका की बात हो रही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल्टन गेव द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, मिल्टन गेव द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू अ फ्रेंड टू रीड। तो मिल्टन ने अपने दोस्त को पैराडाइज लॉस्ट की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पढ़ने के लिए दिया था। आफ्टर रीडिंग इट, इसे पढ़ने के बाद, ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या किया, इसे पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, दाउ हैज सेड मच हियर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, मतलब तुमने यहाँ पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बहुत कुछ कहा है, बट व्हाट हैज दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड, लेकिन तुमने बहुत कुछ कहा है, लेकिन तू पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रीगेन के बारे में क्या कहता है। दिस रिमार्क प्रॉम्प्टेड मिल्टन टू राइट पैराडाइज रीगेन, और ये जो टिप्पणी, इस टिप्पणी ने मिल्टन को पैराडाइज रीगेन लिखने के लिए प्रेरित किया। हु वाज दिस फ्रेंड, ये दोस्त कौन है। तो ये याद रखना है, पैराडाइज लॉस्ट का जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो मिल्टन ने दिया था अपने एक दोस्त को। वो जब पढ़ लिए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो उन्होंने पैराडाइज रीगेन के बारे में क्या लिखा है पूछा था उन्होंने। तो ये फिर उन्होंने पैराडाइज रीगेन लिखने की सोची, और जो उन्हें प्रेरित किया पैराडाइज रीगेन लिखने के लिए। तो कौन से दोस्त थे जो उन्होंने प्रेरित किया था, ये कहा था कि पैराडाइज रीगेन लिखना है। हल्लम, थॉमस एलवुड, सर हेनरी वेन, मिस्टर एच लॉज। हेनरी लॉज किसने कहा था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थॉमस एलवुड ने कहा था। ये इनके दोस्त थे, इन्होंने अपने दोस्त को दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट ब्रॉट टू बी लाइक एल्सेस्टिस फ्रॉम द ग्रेव। These lines are quoted from his sonnet on his deceased wife। ये जो लाइनें हैं ये उनके एक सोनेट्स की लाइन है on his deceased wife की। What was the name of his wife whom he remembers in this sonnet? तो उनकी पत्नी का नाम बताना है, किस पत्नी को वो इस सोनेट में याद कर रहे हैं। एलिजाबेथ मिंसुल, मैरी पोवल या कैथरीन वुडकॉक, या फिर यहाँ पे नन ऑफ दी अबव कर देते हैं डी ऑप्शन पे। तो बताना है किस पत्नी को वो इस सोनेट में याद कर रहे हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैथरीन वुडकॉक को याद करते हैं अपनी सेकंड वाइफ को, और ये उन्हीं के लिए लिखते हैं। ठीक है, एंड 70 पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएट एडमायर्स मिल्टन इन दीज लाइन्स। तो कौन एक पोएट है जो मिल्टन को इन शब्दों में प्रशंसा करते हैं। नॉट सेकेंड ही दैट रॉड सबलाइम अपॉन द सिरेफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, हु इज द पोएट। तो कौन से पोएट हैं जो मिल्टन को, मतलब एक कवि मिल्टन की प्रशंसा करते हुए ये लाइनें लिखते हैं, ना तो दूसरा हुआ है और ना ही उन्नति पर सवार होकर, मतलब यहाँ पे मिल्टन के बारे में ये लाइनें कौन लिखता है। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और बना दे रही हूँ क्योंकि आंसर ही गायब है यहाँ पे। थॉमस ग्रे हो जाता है। ठीक है, डी पे आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मैंने काफी बड़ा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस ग्रे हो जाएगा। ठीक है, ये थॉमस ग्रे का ही है, इन्होंने ही मिल्टन को इन लाइनों में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है ये वाला, या तो ये पूरे लाइनें उठा के पूछ ली जाएगी कि किसने ये लिखा है, किसने मिल्टन की प्रशंसा की है, थॉमस ग्रे ने किया है, या फिर थॉमस ग्रे दे दिएगा कि थॉमस ग्रे ने ये लाइनें लिखी हैं। यहाँ पे ही, जो ही नहीं है ये, यहाँ पे ही जो है ना, ही का करके पूछ ले जाएगा, ही किसे कहा गया है, तो मिल्टन को कहा गया है। याद रखना है, दोनों टाइप का पूछा जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है मिल्टन को भी। ओके, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है मिल्टन को। अब यहाँ से हम विलियम वर्ड्सवर्थ को देखेंगे। तब तक मैं पानी पी लूं, क्योंकि 4 राइटर्स को एक वीडियो में लेना टफ है। ठीक है, ओके। मैंने एक ही वीडियो में लिया है, 4 राइटर्स को कवर कराना है, ऐसा नहीं है कि मैंने ज्वाइंट किया है, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तभी तो आप मेहनत करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से हम विलियम वर्ड्सवर्थ जी को स्टार्ट करते हैं। यहां से जो क्वेश्चन है ना आपके, जो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है 4 राइटर्स के, पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपको मिलेगा जरूर यहां से क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। यहाँ पे बताना है वर्ड्सवर्थ को लोकप्रिय रूप से किस कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लैंकाशायर रेन,
माइनिंग डिस्ट्रिक्ट, द लेक डिस्ट्रिक्ट, वेवरली रेन। तो वेवरली रेन किस मतलब सॉरी एक मिनट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ को लोकप्रिय रूप से किस पोएट के रूप में जाना जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आफ्टर होम डिड वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ के बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरियट कौन बना, कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट शदी या ड्राइडन। वर्ड्सवर्थ के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आफ्टर होम, किसके बाद वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉरियट बने। क्वेश्चन इस टाइप का है क्योंकि वर्ड्सवर्थ के बाद तो टेनिसन बने थे ना, तो टेनिसन तो है नहीं ऑप्शन में, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसके बाद वर्ड्सवर्थ बने थे पोएट लॉरियट, तो रॉबर्ट शदी के बाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग द लॉस्ट लीडर बाय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ को द लॉस्ट लीडर के रूप में किसने आरोपित किया है, किसने अक्यूज्ड किया है, शैले, बायरन, अर्नोल्ड या ब्राउनिंग। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनका वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का द लॉस्ट लीडर, और द लॉस्ट लीडर उन्होंने वर्ड्सवर्थ को ही कहा है। सो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग हो जाएगा, जो ऑप्टिमिस्टिक के लिए जाने जाते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वाज। वर्ड्सवर्थ का जो फेमस है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वो क्या है, यानी कि वर्ड्सवर्थ का जो प्रसिद्ध है लिरिकल बैलेट्स की जो प्रीफेस है वो क्या थी, ठीक है, वो क्या थी। द प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स की, द सेपरेट सप्लीमेंट टू द लिरिकल बैलेट्स की। रिजल्ट नेक्स्ट है अ रिजॉइंडर टू कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, क्या है। तो वर्ड्सवर्थ की जो फेमस है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वाज कब आया था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स कब आया था, द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट, ब्राउनिंग रोट दीज लाइन्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। ये जो लाइनें हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कौन लिखता है, ब्राउनिंग लिखते हैं। व्हाट डज अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर रेफर टू, ये हैंडफुल ऑफ सिल्वर ये क्या रेफर करता है। इन्होंने तो कहा बस एक मुट्ठी चांदी के लिए वो हमें छोड़ गया, ठीक है, बस एक मुट्ठी चांदी के लिए वो हमें छोड़ गया। ये ब्राउनिंग ने ये लाइनें वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखी, तो यहाँ पे हैंडफुल ऑफ सिल्वर का क्या रेफर कर रहा है, रॉयल्टी पेड टू हिम बाय हिज पब्लिशर्स, कि अ पेंशन ग्रांटेड हिम टू हिम बाय द गवर्नमेंट, अ रिवार्ड गिवन टू हिम बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एंड इंडोमेंट गिवन टू हिम बाय अ वेल विशर। क्या यहाँ पे है, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, अ पेंशन ग्रांटेड टू हिम बाय द गवर्नमेंट। अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर रेफर यहाँ पे क्या कर रहा है कि सरकार द्वारा उन्हें जो दी गई पेंशन है उसे ही कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा जब वो पोएट लॉरियट बन गए हैं तो सरकार द्वारा उन्हें पेंशन मिली जा रही है, और उसके बाद से वो कोई नॉवेल्स वगैरह नहीं लिखते हैं, कोई वर्क नहीं लिखते हैं। तो शायद ब्राउनिंग ने ऐसा कहा है कि जस्ट थोड़े से पैसे के लिए वो हमें छोड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो 1798 को रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत का वर्ष क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है 1798 की रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत अभी हुई थी। सो राइट आंसर हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स वर पब्लिश, क्योंकि यही ईयर था जब वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। तो ऐसा माना जाता है जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था तभी रोमांटिक्स की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु वॉज और वर द ऑथर्स ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिरिकल बैलेट्स के लेखक कौन थे। वर्ड्सवर्थ अकेले थे कि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों थे कि वर्ड्सवर्थ एंड वॉल्टर स्कॉट, तो हम सभी जानते हैं, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन होता है ना पूरा ऑप्शन पढ़ने से। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज हो जाएंगे, ये दोनों ही राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज, वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड क्या है। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड क्या है। मैं इसलिए ऑप्शन पढ़ती हूँ ताकि आप लोग को अपना आंसर चूज करने का मौका मिल जाए, इस वजह से, नहीं तो फिर कहेंगे मैम
जितनी जल्दी क्वेश्चन उतनी जल्दी आंसर बता दे रही हैं इस वजह से। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल पोयम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। We are laid asleep in body and become a living soul. In which poem does this line occur? तो किस पोयम की ये लाइनें हैं बताना है, ठीक है। किस पोयम की लाइनें हैं कि वी आर लेड asleep in body and become a living soul, मतलब हम शरीर में एक मतलब अपने शरीर से कैसे सोए हुए पड़े हैं और हम क्या बन जाते हैं, एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। ये किस पोयम की लाइनें हैं? इमोर्टैलिटी ओड, टिंटन एबे, प्रिल्यूड या एक्सकर्जन, किस पोयम की ये लाइनें हैं? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, टिंटन एबे की लाइन है, ठीक है। टिंटन एबे की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड द ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन। विच टाइम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू इन दीज लाइन्स? इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ किस समय को रेफर कर रहे हैं? लेकिन यूरोप था उस समय, यूरोप खुशी से भरा था, जॉय से। फ्रांस जो था वो अपने सुनहरे घंटों के शीर्ष पर था और जो ह्यूमन थे मानो प्रकृति फिर से जन्म ले रही थी। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पर किस समय को रेफर कर रहे हैं? एज ऑफ रेनेसां, बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू आइलैंड्स। तो किसे? तो यहाँ पे राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। तो ये जो लाइनें हैं, दीज लाइन अकर इन वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के किस वर्क की ये लाइनें हैं, ठीक है। ये वर्ड्सवर्थ के किस वर्क की लाइन है? टिंटन एबे, एक्सकर्जन, प्रिल्यूड या इमोर्टैलिटी ओड। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही लाइनें हैं जो कि प्रिल्यूड में आता है, तो यहाँ पे प्रिल्यूड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओ लेडी वी रिसीव बट वॉट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव। हु इज द लेडी वर्ड्सवर्थ एड्रेस इन दिस लाइन? इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में जो लेडी वर्ड इन्होंने यूज किया है, ये कौन लेडी को रेफर कर रहे हैं इन लाइनों में? अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को, कि अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को, कि जॉन ऑस्टिन जो कि एक नॉवेलिस्ट है उन्हें, कि मैरी गॉडविन को, किन्हें वो यहाँ पे रेफर कर रहे हैं? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को कर रहे हैं, ठीक है। ओ लेडी वी रिसीव बट वी गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन। वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा था, किस पर लिखा था बताना है। किस पर उन्होंने एक सोनेट लिखा था? मिल्टन, शेक्सपियर, सिडने या बेन जॉनसन। किस पे लिखा था? तो मिल्टन पे उन्होंने लिखा था, जिसका नाम क्या था? टू मिल्टन या लंदन 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड। ये किस पोएम की लाइन है? रेनबो की, या फिर टिंटन एबे, या डैफोडिल्स, या सोलिटरी रीपर। किस पोएम की ये लाइनें हैं बताना है। तो दे फ्लैश अपॉन द, ये आपका डैफोडिल्स की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डैफोडिल्स की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। प्रकृति कभी उसे धोखा नहीं देती, उस हृदय को धोखा नहीं देती जो हृदय उसे प्यार करता है। फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन कोटेड, ये किस पोएम की लाइनें हैं? टिंटन एबे, प्रिल्यूड, रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, या फिर आपका डैफोडिल्स। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टिंटन एबे की लाइन है। ये तो कितनी बार ही पूछा गया ना, एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन पे आएंगे। फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड। तो फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल, ये किस पोएम की लाइनें हैं? एजुकेशन ऑफ नेचर, एक्सकर्जन, टिंटन एबे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो टिंटन एबे की ही लाइनें हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ना, क्या करें, हमें करना है 130 क्वेश्चन, 4 राइटर्स को कवर किए, इसलिए इस वजह से ये जो क्लास होगी ना आपकी, ये रैपिड फायर क्लास है। तो डोंट माइंड कि मैम कितना जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरलिटी। फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन कोटेड, ये किस पोएम की लाइनें हैं? माई हार्ट लीप्स अप, टू लूसी, टू अ बटरफ्लाई, इमोर्टैलिटी ओड। किस पोएम की ये लाइनें हैं? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। वैसे ये लाइनें आती हैं तो आपकी खैर आंसर जब आएगा तो बताएंगे। सो यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे लाइनें ही पूछा है कि किस पोएम की ये लाइनें हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर माई हार्ट लीप्स अप पे जाएंगे हम।
ठीक है, माई हार्ट लिव्स, वैसे इमोर्टैलिटी है कि लेकिन इसमें भी लाइनें हैं, याद रखना है। अब कि यहाँ पे हम जाएंगे माई हार्ट लिव्स अप पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर्स that grows can give thoughts that do often lie too deep for tears. From which poem are these lines quoted? ये किस पोएम की लाइनें हैं? अर्ली स्प्रिंग, द रेनबो, डैफोडिल्स, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ये किस पोएम की लाइन है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर। तो यहाँ पे राइट आंसर इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइनों को मैं समझा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने लाइनें करा के रखी है, और फिर लाइनें हम जब मैंने शेक्सपियर के करवा के रखे हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ की जो लाइनें हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये तो रैपिड फायर क्लास है ना, इस वजह से। और जो है दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डॉथ लिव, दैट नेचर इट रिमेम्बर्स, व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन कोटेड। तो ये जो लाइनें हैं, ज्यादातर लाइनें ही ली गई है ना, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की तो लाइनें ही आती हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की लाइनें हैं? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, टिंटन, प्रिल्यूड या एक्सकर्जन। ओ जो है दैट इज आवर एम्बर्स। कीवर्ड याद रखना है, एम्बर्स। तो ये किसकी पोएम मत लाइनें हैं? तो अगेन इंटीमेशन की ही लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज दिस स्टन डॉटर? तो स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, यहाँ पे स्टन डॉटर किसे कहा गया है? नेचर, ड्यूटी, सोल या कॉन्सेंस को किसे कहा गया है? स्टन डॉटर। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ड्यूटी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हु इज रेफर्ड टू इन हिज लाइन। ये जो लाइनें हैं, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, यहाँ पे इन लाइनों को किसे रेफर किया जा रहा है? शेक्सपियर को, मिल्टन को, स्पेंसर को या चौसर को? तो मिल्टन को ही रेफर किया जा रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का टू मिल्टन या लंदन 1802 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द मेलोडी ऑफ दिस स्मॉल ल्यूट गेव इजी टू पेट्रार्क्स वुंड। व्हाट इज दिस की मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है? तो ये भी वर्ड्सवर्थ का ही है, ध्यान रखना है, ये भी वर्ड्सवर्थ का ही है कि इस की से मतलब इस चाबी से शेक्सपियर ने अपने दिल को खोला है। तो यहाँ पे की किसे रेफर किया जा रहा है? एलजी को, लिरिक को, सोनेट को, ओड को। तो शेक्सपियर ने क्या लिखा सबसे ज्यादा? शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा क्या लिखा है? ठीक है, शेक्सपियर ने सबसे ज्यादा क्या लिखा है? सोनेट लिखा है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सोनेट। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ का, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ही कहते हैं, और उनका कहना है कि इसकी से मतलब सोनेट से उन्होंने अपने दिलों को खोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइनें थी, याद रखना है। इन हिज हैंड द थिंग बिकम अ ट्रम्पेट, उनके हाथ में जो पोयम चली जाती है वो कैसे बन जाती है? एक तुरही की तरह हो जाता है। व्हेंस ही ब्लू सोल एनिमेटिंग स्ट्रिंग्स इन हुज हैंड, किसके हैंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं? ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की ही लाइनें हैं। तो यहाँ पे किसके हैंड की बात कर रहे हैं? ठीक है, सिडनी की, शेक्सपियर की, मिल्टन की, ड्राइटन की। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल्टन की बात कर रहे हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि जो पोयम है जब उनके हाथ में चली जाती है तो कैसा हो जाती है? ट्रम्पेट बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन कोटेड? तो ये किस पोएम की लाइनें हैं? स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, इमोर्टैलिटी ओड, टू स्लीप, अर्ली स्प्रिंग। किस पोएम की ये लाइनें हैं बताना है। ठीक है, किस पोएम की ये लाइनें हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे टू स्लीप हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी है टू स्लीप, है ना, टू स्लीप इनकी पोएम है, तो ये टू स्लीप की लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। एक दिन हम क्या करेंगे? विलियम वर्ड्सवर्थ के सारे पोएम की लाइन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड? तो किस पोएम की ये लाइनें हैं? लाउडेमिया, लीच गैदरर, माइकल, ओड टू ड्यूटी। किस पोएम की लाइनें हैं? तो अगेन यहाँ पे राइट आंसर ओड टू ड्यूटी की लाइनें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओड टू ड्यूटी की लाइन है, यस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज लाउडेमिया? लाउडेमिया किस प्रकार की पोएम है, मतलब इसका जॉनरा पूछ रहा है। किस प्रकार की पोएम है लाउडेमिया? एलेजी है, सोनेट है, ओड है या फिर नैरेटिव पोएम है? तो लाउडेमिया क्या है? एक नैरेटिव पोएम है। ठीक है, यस, एक नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Dust as we are, the immortal spirit grows like harmony in music. There is a dark, inscrutable
workmanship that reconciles discordant elements. From which poem are these lines quoted? तो ये किस पोएम की लाइनें हैं? Dust as we are, Prelude, Intimation of Immortality, Excursion, Tintin Abbey. किस पोएम की ये लाइनें हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की लाइनें हैं, डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप। ये क्वेश्चन आया था आपके लास्ट ईयर में भी पूछा गया था, मतलब ये 2021 में हुआ था, आपका एग्जाम हुआ था, उस समय ये क्वेश्चन आया था, तो पॉसिबिलिटी है इस बार भी आने की, क्या पता यही आ जाए। Our birth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life's star hath had elsewhere its setting and comes from afar. From which poem are these lines quoted? तो ये भी किस पोएम की लाइनें हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की ये लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कितनी बार ये मेनी टाइम्स आया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड? तो किस पोएम की ये लाइनें हैं? डैफोडिल्स अर्ली स्प्रिंग, टू लूसी आर सॉलिटरी रीपर। सो राइट आंसर यहाँ पे टू लूसी की लाइनें हैं, ठीक है, टू लूसी की लाइनें हैं, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार इज गॉन, व्हिच कॉटेज इज रेफर्ड टू? यहाँ पे किसके कॉटेज की बात हो रही है? द कॉटेज, किसके कॉटेज की, मतलब वो कुटिया जिसे शाम के तारे का नाम दिया गया है, वो कॉटेज जिसे इवनिंग स्टार का नाम दिया गया, तो यहाँ पे किसके कॉटेज की बात हो रही है? माइकल लीच गैदरर, हाईलैंड गर्ल या लूसी? सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ऑफ माइकल की बात हो रही है, माइकल के ही कॉटेज का नाम क्या है? इवनिंग स्टार कहा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, बस 30 क्वेश्चन और है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 101 से। आपके आ जाते हैं गोल्स वर्दी, सीरियल वाइज मैंने लिया है, पानी पी लेती हूँ, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। ओके अब यहां से आपका गोल्सवर्दी का स्टार्ट होगा, तो देख लेते हैं। 101 पे आ गए हैं। ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड जॉन गोल्सवर्दी राइट हिज प्लेस? तो किसके मॉडल्स पर, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जॉन गोल्सवर्दी किसके प्रॉब्लम प्ले के मॉडल पर अपने प्ले लिखते थे? किसके प्रॉब्लम प्ले के मॉडल पर गोल्सवर्दी अपने प्ले लिखते थे? हेनरी आर्थर जोन्स, आर्थर पिंडरो, हेनरिक इब्सन या टी.डब्ल्यू. रॉबर्टसन? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हेनरिक इब्सन हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका हेनरिक इब्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज गोल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? तो किस ईयर, कौन से साल में गोल्सवर्दी को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए? 30, 32, 33, 31? सो राइट आंसर यहाँ पे 1932 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन गोल्सवर्दी पब्लिश सम ऑफ हिज अर्ली प्लेस। जॉन गोल्सवर्दी ने अपने कुछ अर्ली प्लेस को अंडर वर्क्स अंडर अ स्यूडोनिम। तो जॉन गोल्सवर्दी ने अपने कुछ अर्ली प्लेस को एक स्यूडोनिम के तहत प्रकाशित किया था। व्हाट नेम डिड ही अज्यूम? उन्होंने कौन सा नाम अपनाया था? तो जब इनके शुरुआती वर्क आते थे तो उस समय जब पब्लिश होती थी इनके बुक को, तो उस पर राइटर नेम क्या रहता था? जॉन गोल्सवर्दी नहीं रहता था, रहता क्या था? जॉन सेंट जॉन था। वो तो 1904 में आइलैंड फेरिसीज जब इनका वर्क आता है, नॉवेल है, जब ये आता है 1904 में, उस समय ये अपने स्यूडोनिम को ड्रॉप कर देते हैं और अपने रियल नेम से आ जाते हैं। तो इनका रियल नेम क्या रहता है? जॉन गोल्सवर्दी के नाम से इनका बुक पब्लिश होने लग जाता है 1904 में, और 1904 में इनकी फादर की भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज गोल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स? तो गोल्सवर्दी का जो फ्रॉम द फोर विंड्स है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ हिज वर्सेस है, या हिज स्टोरीज है, कैरेक्टर स्केच है, या ड्रामेटिक सीरीज है, क्या है? तो ये कलेक्शन ऑफ हिज स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज है, मतलब एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज गोल्सवर्दी जोसेलिन? तो गोल्सवर्दी का जोसेलिन क्या है? स्टोरी है, नॉवेल है, प्ले है, या फिर पोयम है, क्या है? तो जोसेलिन आई थिंक 1898 में आया था, तो मुझे कंप्लीट मतलब पूरा सही से याद नहीं है,
1898 में आई थिंक करके आया था। तो यहाँ पे जो ये जानेंगे नॉवेल है, इसका जॉनरा क्या है, ये एक नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज गोल्सवर्दी डार्क फ्लावर। तो जो गोल्सवर्दी का डार्क फ्लावर क्या है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डार्क फ्लावर क्या है गोल्सवर्दी का, एक नॉवेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज गोल्सवर्दी द व्हाइट मंकी। गोल्सवर्दी का व्हाइट मंकी क्या है, नॉवल, स्टोरी, पोयम या प्ले क्या है, सो राइट आंसर एक नॉवेल है। व्हाइट मंकी क्या है, एक आपका नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज गोल्सवर्दी द पैट्रिशियन। तो गोल्सवर्दी का पैट्रिशियन क्या है, प्ले है, नॉवेल है, कैरेक्टर स्केच है या फिर स्टोरी है। तो ये क्या है, एक प्ले है पैट्रिशियन। ओके, एक प्ले है। 1 मिनट, शायद बैटरी लो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल्सवर्दी द स्वान। द स्वान क्या है, प्ले, शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल या पोयम है, क्या है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नॉवेल है। इस टाइप का पूछा जाता है, अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं गोल्सवर्दी से रिलेटेड। व्हाट इज गोल्सवर्दी अवेकनिंग। गोल्सवर्दी का अवेकनिंग क्या है, नॉवल, प्ले, पोयम या कैरेक्टर स्केच। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 1 मिनट, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा चार्जिंग लगा दूं क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है और अपना मेरा। ठीक है, ओके, जस्ट एक मिनट। ओके, चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सिल्वर बॉक्स। तो सिल्वर बॉक्स का सेंट्रल थीम क्या है, बताना है यहाँ पे। सिल्वर बॉक्स का सेंट्रल थीम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच एंड पुअर, की डिस्पैरिटी इन लॉ, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, की सोशल डिस्पैरिटी। तो सिल्वर बॉक्स का सेंट्रल थीम है डिस्पैरिटी इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, डिस्पैरिटी इन लॉ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं मिलता है रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे भी, लेकिन लॉ में डिस्पैरिटी होती है ना वहां पे, तो हम कहीं ना कहीं बी पे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द शो इज अ सटायर ऑन। शो जो है इनका वर्क, द शो, ये एक सटायर है, किस पर है, लेबर यूनियन पे है, रिलीजियस हिपोक्रेसी पे है, कि जर्नलिस्ट पे है या कैपिटलिस्ट पे है। तो जर्नलिस्ट पे है, जो इनका शो है वो सटायर है किस पर, जर्नलिस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका द एस्केप डिपिक्ट। ठीक है, द एस्केप डिपिक्ट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ। 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द एस्केप डिपिक्ट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ। तो जो एस्केप है वो किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है, किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है, द पर्सन हु कम आउट फ्रॉम द जेल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, की जो गरीब श्रमिक होते हैं, मतलब उन व्यक्तियों को जो जेल से अपनी सजा पूरी करके निकलते हैं, उन व्यक्तियों का है कि द पुअर लेबर्स हु वर्क इन द फैक्ट्रीज, वो पुअर मजदूर जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइजरेबल लाइफ ऑफ वीमेन इन देयर होम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। द पर्सन हु कम आउट फ्रॉम द जेल, वो व्यक्ति जो जेल से बाहर आते हैं आफ्टर द कंप्लीटिंग देयर टर्म, अपनी सजा को पूरी करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ द स्ट्राइफ इज। स्ट्राइफ जो इनका वर्क है उसका सेंट्रल थीम क्या है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। लेबर एंड कैपिटल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द पीजन एक्सपोजेस द एविल ऑफ। जो पीजन इनका वर्क है वो किसके एविल्स को एक्सपोज करता है, जो इनका वर्क है पीजन वो किसके एविल्स को उजागर करता है। सो राइट आंसर यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, शेल्टर होम्स एंड पुअर होम्स। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूजिटिव एक्सपोजेस द ट्रेजेडी ऑफ। द फ्यूजिटिव वो किसकी ट्रेजेडी को एक्सपोज करता है, फ्यूजिटिव किसकी ट्रेजेडी को उजागर करता है। वाइफ हु लीव्स हर हस्बैंड, उस पत्नी को जो अपने पति को छोड़ देती है। चाइल्ड हु इज लेफ्ट फॉर ऑर्फन, या यंग विडो या यंग वुमेन हु मैरिज एन एल्डरली
मैन। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। उस पत्नी को एक्सपोज करता है जो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है। सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, द स्किन गेम ब्रिंग्स आउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो स्किन गेम्स जो है वो किसके बीच मतलब कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है? जो स्किन गेम है वो किसके बीच के संघर्ष को दिखाता है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉयल्टीज एक्सपोजेस क्लास ऑफ लॉयल्टीज टुवर्ड्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लॉयल्टीज है वो किसके प्रति निष्ठाओं के टकराव को उजागर करता है? किसके प्रति निष्ठाओं के टकराव को उजागर करता है लॉयल्टीज? सो राइट आंसर डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट। ठीक है, यस, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द प्ले जस्टिस इज अ सटायर ऑन। प्ले जो जस्टिस है एक सटायर है। किस पर सटायर है? सिस्टम ऑफ पेइंग वेजेस, की सिस्टम ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या सिस्टम ऑफ सोशल डिस्पैरिटी, सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। तो ये किस पे एक सटायर है जो प्ले जस्टिस है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, द प्ले जॉय एक्सपोजेस द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ऑफ। जो प्ले जॉय है वो किसकी तनाव और दबाव को उजागर करता है? किसके स्ट्रेन और स्ट्रेस को एक्सपोज करता है जो प्ले जॉय है इनका? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ यंग गर्ल ग्रोइंग इनटू अडल्टहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच प्ले डज फाल्डर अपीयर एज द सेंट्रल कैरेक्टर। तो किस प्ले में फाल्डर एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में अपीयर होता है? लॉयल्टी, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस या स्किन गेम? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्टिस। 21 पे आ गए हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कॉल दिस जस्टिस, व्हाट अबाउट हिम, आई एम, इट्स इज मनी गॉड, आई एम ऑफ जस्टिस, इन विच प्ले डू दिस लाइन्स अपीयर। तो किस प्ले की ये लाइनें हैं बताना है। ठीक है, कॉल दिस जस्टिस मतलब क्या इसे न्याय कहते हैं? व्हाट अबाउट आई एम, उसके बारे में क्या है? ठीक है, उसके बारे में क्या है? इट इज मनी गॉड, आई एम ऑफ जस्टिस, ये उसकी संपत्ति है जो उसे बचा लिया न्याय ने। तो किस प्ले की ये लाइन है? जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, फ्यूजिटिव या पिजन? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्टिस की तो बात हो रही है बट ये लाइनें किसकी है? सिल्वर बॉक्स की लाइनें हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, सिल्वर बॉक्स की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटलमैन men like the prisoner are destroyed daily under our love for want of that human sight which sees them as they are patient and not criminals. From which play are these lines quoted? ये किस प्ले की लाइन है कि gentlemen men like the prisoner are destroyed daily under our love for want of that human insight, कि जो जेंटलमैन है जैसे कैदियों को लोग हमारे कानून के तहत रोज नष्ट होते हैं, वैसे ही मानव अंतर्दृष्टि की कमी के लिए जो उन्हें वैसे ही देखती है, किस रूप में? पेशेंट के रूप में, क्रिमिनल्स के रूप में नहीं। तो ये किस प्ले की लाइनें हैं? सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस या फिर फ्यूजिटिव? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्टिस की लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच प्ले डज डेविड रॉबर्ट्स अपीयर एज अ लीडिंग कैरेक्टर? तो किस प्ले में डेविड रॉबर्ट जो है वो एक लीडिंग कैरेक्टर के रूप में अपीयर होता है? पिजन, स्ट्राइप, सिल्वर बॉक्स या फिर फ्यूजिटिव? सो राइट आंसर यहाँ पे स्ट्राइप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, एन सेज टू हर फादर, एन जो है एन अपने पिता से कहती है, यू नो व्हाट यू रियली आर, आई सपोज अ सिकली सेंटिमेंटलिस्ट। तो एन अपने पिता से कहती है कि आप जानते हो कि आप वास्तव में क्या हो? मुझे लगता है कि एक बीमार संवेदनशीलतावादी हो। ये किस प्ले की लाइनें हैं? स्ट्राइफ, फैमिली मैन, पिजन या मेल? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन किस में है? पिजन में है। सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच प्ले इज जॉन बार्थविक इज लीडिंग कैरेक्टर? तो किस प्ले में जॉन बार्थविक एक लीडिंग कैरेक्टर है? पिजन, एल्डेस्ट सन, स्ट्राइफ या सिल्वर बॉक्स? सो राइट आंसर सिल्वर बॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, इन विच प्ले डज स्टीफन मूर अपीयर एज एन आइडलिस्ट? तो किस प्ले में स्टीफन मूर एक आइडलिस्ट के रूप में अपीयर होती हैं? किस प्ले में? मॉब में, स्किन गेम में, लॉयल्टीज में या फॉरेस्ट में? सो राइट आंसर यहाँ पे स्टीफन मूर एक आइडलिस्ट के रूप में आते हैं, मॉब में आते हैं।
जो 1915 में करके ये वर्क आया था इनका। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी लेविस एंड डेंसी आर द लीडिंग कैरेक्टर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विच प्ले। तो डी लेविस और डेंसी एक लीडिंग कैरेक्टर हैं, तो गोल्सवर्दी के किस प्ले के ये लीडिंग कैरेक्टर हैं? एल्डेस्ट सन, लॉयल्टीज, पिजन या फिर एस्केप। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉयल्टीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच प्ले इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिलक्रिस्ट एंड हॉर्न ब्लोअर। तो किस प्ले में हिलक्रिस्ट और हॉर्न ब्लोअर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक संघर्ष को दिखाता है? किस प्ले में? स्किन गेम, मॉब, लॉयल्टीज या पिजन। तो स्किन गेम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। जॉन गोल्सवर्दी हैज ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मेनी ऑफ हिज प्लेज, व्हाई। तो जॉन गोल्सवर्दी ने अपने कई प्लेज में कानून और न्याय के विषय को क्यों प्रस्तुत किया है? अपने बहुत सारे प्लेज में इन्होंने लॉ और जस्टिस को दिखाया, आखिर क्यों? क्योंकि उनके फादर एक एडवोकेट थे, क्योंकि वो खुद एक क्वालिफाइड एडवोकेट थे, क्योंकि वो स्टोरीज, क्राइम और पनिशमेंट की स्टोरीज में मतलब इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वो उनके एक इंटीमेट फ्रेंड थे जो कि एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव थे। क्यों आखिर? सो राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद एक क्वालिफाइड एडवोकेट थे, इस वजह से उनको लॉ और जस्टिस उनके हर प्ले में देखने को मिलता है। तो ये थे 130 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही कम समय में हमने कंप्लीट किया, क्योंकि रैपिड फायर था तो इस वजह से मैंने ज्यादा समझाया नहीं है। तो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। 4 राइटर्स इसमें मैंने कवर किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख के जाइएगा अगर एग्जाम नजदीक आ गया हो तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।